नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं ITI फाइल करता हूं अक्सर हम अपना फॉर्म 16 दे देते हैं या कहते हैं 26 ईयर देख के भर ले। हम भूल जाते हैं कि आज AI मेरी ITR की सिक्योरिटी कर रहा है और दबादब इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं जहां पर बैंक स्टेटमेंट तक वेरीफाई होती है, पर हम उसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 26CS, TIS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डीमैट स्टेटमेंट, आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, अगर ये सब आपके पास है और प्रॉपर्टी बेची है तो किस तरीके से ITF भरी जाए, बेस किसे बनाया जाए। ये मैंने एक TIS लिया है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके मैंने इसी में डाल दिया है। अगर मेरे पास ये TIS आए जिसमें 17 ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुई हैं SFT के अंदर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन गई है अलग अलग लोगों से, तो अब मुझे बताना है कि मैं ITR भरते वक्त क्या ध्यान रखूंगा, कैसे भरूंगा। ये मेरे पास बंदे का आ गया, मैंने उससे फीस चार्ज करी अच्छी खासी, थोड़ी सी फीस ज़्यादा लेता हूँ एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि जब मैं ITR भरता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि इसका इनकम टैक्स में अगर केस लगा तो किन बातों को ऑफिसर ध्यान रखेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला मैंने इसका TIS में चेक करा, सैलरी थी 1,13,00,000 रुपए की। मुँह में पानी सा आ रहा है, वाकई में सैलरी 1,13,00,000 रुपए थी इनकी। मैंने चेक करा, इस शो भी मिले हुए थे इनको। अब इसमें मैं फॉर्म 16 मंगाऊंगा। फॉर्म 16 मैंने चेक करा कि हाँ ग्रोस सैलरी 1,13,00,000 रुपए आ रही है और 26 ईयर्स में भी है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्म 16 बेस बन गया। अच्छा, फॉर्म 16 में मैंने उससे पूछ लिया कि आपने ये एग्जाम्पशन ली हुई है, ये सब ओके है कि नहीं है, 80C वगैरह सब रखे हुए हैं। मैंने उसे बता दिया कि ये रिकॉर्ड रख ले, आगे काम आ सकते हैं, क्योंकि मोटी ट्रांजेक्शन है, केस लगने के चांस है, कोई फेक डिडक्शन ना हो सैलरी वालों में। उससे बात की, उसने कहा जी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ होता फॉर्म 16 के अंदर मुझे लगता कि यार इसने कुछ लिया हुआ है तो मैं ITR में उसको रिवर्स करने की सलाह देता उसको। तो मैंने क्या करा, ये सैलरी सेम ITR के अंदर डाल दी सैलरी कॉलम में। अब आगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यहाँ पे आ रहा है 29,840 TIS में। 99% तो देखो यही ले लेते हैं, पूछते कौन है, पर फिर भी क्योंकि मामला बड़ा था मैंने उससे कैलकुलेशन करवाई। मैंने कहा जी आपकी क्या कैलकुलेशन है, आपके पास पोस्ट ऑफिस भी है। उसने जब मुझे बताया तो ये एक्चुअल की फिगर निकली 1,78,000 कुछ। अब मैंने कहा इतना फर्क कैसे आया, आप भी सोचोगे यार कि सेविंग के इतना फर्क कैसे आ गया। पोस्ट ऑफिस वाले कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, MIC स्कीम है और सीनियर सिटीजन जो स्कीम है अकाउंट्स की, वो कई बार रिपोर्ट नहीं होते। जब मैं सेकंड मंगवाया सर्टिफिकेट 1,78,000 का इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर ये लिया, इसको नहीं लिया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ये था रिपोर्ट। जब मैंने उससे बैंक स्टेटमेंट के सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाए, आजकल इंटरनेट से सारे डाउनलोड हो जाते हैं FD के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, 1,59 यहाँ पे आ रहा था, एक्चुअल में 1,70 के आसपास था, वो भी राउंड ऑफ में नहीं था, एग्जैक्ट फिगर नहीं थी, मैंने ले लिया। फिर मैंने चेक करा तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है ये TDS काटने की रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ पे जो बैंक ने TDS काटा है, कई बार एक्रू हो जाता है, कुछ बैंकों पे TDS नहीं कट रहा है। जहाँ पे मेरा 10,000 से ऊपर कम इंटरेस्ट है, उसका क्या होगा वो तो यहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको इनकम तो है, तो इनकम वो आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, ये ले लिया। अच्छा देखो क्या फायदा हो रहा है, जब मैं उसकी ITR तैयार कर रहा हूँ तो उसका एक फोल्डर भी तैयार हो रहा है बेसिस का, कि मैं ITR किस बेस पे भर रहा हूँ। और वही चीज जब सिक्योरिटी लगती है या 143(2) लगता है, सॉरी 148 लगता है असेसमेंट का केस, इनकम स्टेटमेंट, तो ये चीज काम आती है कि आपने ITR की बेस पे भरी है। अब यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा ही प्रॉपर्टी उसने बेची 17,50,000 की, मैंने उससे डीड मंगवाई, 17,50,000 की वैल्यू थी, और मैंने उसकी कॉस्ट मंगवाई। मैंने चेक करा कि यहाँ पर जो उसने प्रॉपर्टी बेची है क्या उसकी कॉस्ट डीड सेम है, क्या जो उसने कॉस्ट ITR में कह रहा है मेरे से लेने के लिए क्या वो सही है। 70,000 रुपये का फर्क आ गया उसकी कॉस्ट में और मेरी कॉस्ट में। क्यों, वो कुछ वैल्यू ऐसी ले रहा था जिसके पास उसके पास एविडेंस नहीं थे। तो मैंने मना कर दिया कि भैया जिसके तेरे पास एविडेंस नहीं है, एक्चुअल खर्चा था इंप्रूवमेंट का, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है, पेमेंट भी थी बैंक से लेकिन प्रूफ नहीं था कि पेमेंट है किस चीज़ की, तो मैंने हटा दिया। इसको मैंने वैल्यू को एज इट इज ले लिया कैपिटल गेन में। सेल ऑफ सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड, ये वाली वैल्यू 86 लाख रुपए, और एक वैल्यू और होगी ये रही, ये 27 लाख आ रही है। अच्छा ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये वैल्यू जो होती है ना आपकी मैच तो कर जाएगी, लेकिन इसके लिए मैंने इसकी डीमैट स्टेटमेंट मंगवाई, 3 थी उसके पास, तीनों डीमैट स्टेटमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उसका मैंने शेयर्स की इनकम दिखाई, चाहे एफएनडो है, इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सब उसको बेच लिया। यहाँ पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने इसको कंसीडर नहीं करा। हाँ जब जरूरत पड़ेगी रिकन्सिलेशन की तो बना के दे दूंगा मैं, वो आता है हमें, लेकिन यहाँ पे इन वैल्यू को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्टिंग होती है कुछ नहीं होती है।
अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं रेंट पेमेंट, ये रही। अच्छा 4,72,000 है। जब मैंने इससे बात करी भाई रेंट पेमेंट क्या है, इसने बोला सर HRA लेता हूँ मैं, 3.5 लाख रुपए का HRA जो एग्जामिशन क्लेम भी करा उसने फॉर्म 16 में। तो मैंने रेंट की पेमेंट करी है और उसके ऊपर मैं उसका TDS काट लेता था, TDS करता था 50,000 से ऊपर की वजह से शुरुआत में काट लिया मैंने। तो ये रिपोर्ट हो रहा है। मैंने उससे कहा भाई अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, उन्हें रेंट एग्रीमेंट दिया। मैंने बोला क्या KYC है लैंडलॉर्ड की, उसने वो भी दे दिया मेरे को। साथ में मैंने पेमेंट चेक करी बैंक से, हर महीने पेमेंट हुई हुई थी जब से उसने रेंट पे लिया हुआ था। बीच में लिया था उसने, पूरे साल का नहीं था ये, बीच में से लिया था। तो इसका मतलब ये रेंट भी प्रूफ हो गया। अच्छा ये आइटम में कहीं नहीं जाएगा, ऑलरेडी फॉर्म 16 में मैं ले चुका हूँ। अब इससे क्या हुआ, उसका मैंने HRA भी वेरीफाई कर लिया थी मैंने। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, इसका मैं बाद में बताऊंगा, अभी छोटा सा पॉइंट है इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ मैं। परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, अच्छा 3,58,00,000 की प्रॉपर्टी आ रही थी। मैंने उससे बोला भैया आपने 3,58,00,000 की प्रॉपर्टी परचेज करी, लाओ मुझे पेपर दो। उसने जब मुझे पेपर दिया तो वो कुछ 1,72,00,000 का पेपर था, 1.72 करोड़ का, यानी कि इसका आधा। मैंने कहा ये आधा क्यों आ रहा है, मैंने चेक करा, चेक करके मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ पे जो रिपोर्ट हो रही है वैल्यू, ये वैल्यू डबल रिपोर्ट हो रही है। रीजन, एक बार तो इसने TDS काट लिया, 1,78 के ऊपर 1,72 जो भी इसका आधा बनेगा, 1,72 के ऊपर TDS काटा इस असेसी ने। और एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो वो SFT में अपलोड करा रजिस्टर्ड वालों ने। तो क्या हुआ, मैंने नोट कर लिया कि भैया 1,72 का TDS कटा हुआ है और वही वैल्यू 26 इसमें दिखा भी है TDS कटे हुए, और SFT में अलग से आ रहा है। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है और मैं इसका रिप्लाई भी करूंगा कि ये डुप्लीकेट में, TI इसको करेक्ट भी करूंगा। मैंने चेक कर लिया, एक चीज़ मैंने और चेक करी यहाँ पे कि कल को अगर इसका केस लगेगा तो 1,72 का इसका सोर्स क्या है। तो उसने बताया कि सर मैंने इसके लिए इतना 80 लाख रुपए का लोन भी लिया है। मैं कहा ठीक है 80 लाख का लोन हो गया, ऊपर 1,13,00,000 की सैलरी तो वैसी भी है, 40 लाख का TDS कटने के बाद भी 70 लाख रुपए हाथ में आ रही है, तो आदमी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक माइंड सेट है ना मेरा, क्या मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। अगला परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, 3,70,55,000, तो ठीक करता हूँ मैं इसको, ये रहा यहाँ पे परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, 3,70,56,000 के टाइम डिपॉजिट थे। मैंने बोला भाई साहब आपने 1,78,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, आपकी सैलरी इतनी कम है, चलो आपने लोन भी ले लिया, ये FD कहाँ से कराई है। बैंक से उसने बताया कि मैंने अपने अकाउंट को ऑटो स्वीप में कर रखा है, यानी कि जो भी सैलरी आती है तुरंत FD बन जाती है, जब यूज़ करता हूँ तो रोटेशन है। मैंने बोला भैया कल को केस लगेगा दिक्कत आएगी, आप मुझे बैंक से ऑटो स्वीप का अकाउंट करके दे दीजिए। उसने मुझे ऑटो स्वीप का अकाउंट करके दिया, मैंने इसको मैच करा कि हाँ भाई पैसा बार बार आ रहा जा रहा है, बैंक स्टेटमेंट भी है, तो ये मेरा ओके हो गया। ये आइटम में कहीं नहीं जाएगा, ये आइटम में कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है। कल को जब केस लगेगा डिपार्टमेंट पूछेगा कि 3,70,00,000 की FD कहाँ से कराई। ऑटो स्वीप सबसे बेकार चीज़ है, इस तरह का ट्रांजेक्शन्स दिखती हैं TIS में, 26S में केस लग जाते हैं और अनाप शनाप एडिशन हो जाती हैं। तो प्लीज़ ऑटो स्वीप ना कराएं मेरे हिसाब से। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, एक प्रॉपर्टी और आ गई 1,40,00,000 की। जब मैं इसका पेपर मांगा, इसका पेपर भी आया 70 लाख रुपए का। फिर वही बात हो गई कि 70 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसने बेची है, एक बार तो पार्टी ने TDS काट लिया और एक बार SFT वालों ने, रजिस्टर्ड वालों ने अपलोड कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन 2 बार हो गई। अब मैं इसको ठीक करूंगा, लिखूंगा कि डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, 70 लाख की वैल्यू लूंगा, सेल वैल्यू क्लाइंट के हाथ में। फिर मैंने चेक करा कि इसने जब बेचा है तो क्या जो इसने एग्जाम्पशन लेनी है, इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये वाली परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी 1,70 लाख रुपए की, क्या सारी कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है, वो भी चेक करनी पड़ती है। देखो कितनी चीज़ें चेक कर रहा हूँ एक ही आइटर के अंदर, और कई लोग सोचते हो आइटर बड़ा आसान है। फिर कैश डिपॉजिट्स, ये भी था उसका 1,99,000, हालांकि देखो कम है, फिर भी मैंने कहा यार सैलरी वाला आदमी है जिसकी सैलरी सारी ऑनलाइन आ रही है, अच्छा पैसा कमाता है, वो कैश क्यों जमा कराएगा। उससे मैंने पूछा कि भाई तेरा कैश क्यों जमा हुआ, और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उसका जो कैश विड्रॉल था वो 70,000 रुपये था। तो उसने बोला इमरजेंसी के अंदर मैंने अपने फादर के अकाउंट से कैश विड्रॉ करा था और उसमें जमा कराया था, क्योंकि फादर ओल्ड हो गए थे, सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, 2 बार चेक बाउंस हो गया जी। तो मैंने उनके अकाउंट से कैश निकाला और जमा कर दिया, और बाकी जमा तो पूरे 2 लाख कराया था, कुछ चार्ज वार्ज करके इतना बन गया मेरे अकाउंट के अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 लाख रुपये जमा कराए थे उसने। मैंने कहा ठीक है जी, उसकी स्टेटमेंट पे बात मान के मैंने इसे ओके कर दिया, ये कहीं भी इनकम में नहीं जाएगा। अगर वो कहता जिसका कोई सोर्स नहीं है, इधर उधर से आ गया, तो फिर मैं उसको ऑफर करता कि आप इस इनकम को अदर इनकम में दिखा दीजिए ताकि कल को केस लगे तो एक्सप्लेन हो। अच्छा 70 लाख का कैश विड्रॉल था, ये कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है।
अब आया थे जीएसटी टर्नओवर। मैंने बोला आप तो मोटी सैलरी लेते हो, जीएसटी की सेल कैसे? कह रहा जी काम करता हूँ मैं जीएसटी का भी, पार्ट टाइम है, फ्रीलांसिंग काम है, जीएसटी नंबर लिया हुआ मैंने कहा अच्छा जी। उसकी जीएसटी की टर्नओवर रिपोर्ट हुई है 82,52,989। फिर मैं चेक करा जो जीएसटी की परचेज है उसकी, जो आइटम खरीदता होगा जिस पर जीएसटी लिया वो 45 लाख रुपए है। और जो बिजनेस रिसिप्ट है ये भी आ रहा था, ये वो है जिसके ऊपर टीडीएस कट रहा है। यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये तीनों मेरे एक ही कॉलम है। 82 लाख रुपए की मैंने टर्नओवर करी है, जिसमें से 70 लाख रुपए का टीडीएस कटा हुआ है बस। तो इसको तो मैं इग्नोर कर दूंगा कायदे से, 70 लाख को। और 45 लाख रुपए की परचेज है। अब मुझे यहाँ ये देखना था कि उसका प्रॉफिट कितना है। तो उसने मुझको बताया कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूँ सर, ये रही मेरी सेल, 82 लाख रुपए की सेल उसमें प्रॉपर आ रही थी। मैंने जीएसटी 1 और जीएसटी 3 की समी डाउनलोड करी, बिल्कुल अमाउंट एक्जैक्टली मैच था। इसका मतलब मेरी सेल फ्रीज हो गई यहाँ पे। अब एक चीज़ बता दूँ, अगर ये 70 लाख रुपए जिसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है ये इसी का पार्ट है, यानी 82 लाख में से 70 लाख पे टीडीएस कटा हुआ है, तो मुझे चिंता नहीं हुई क्योंकि मेरा टीडीएस कम था, सेल ज़्यादा थी। अच्छा उल्टा होता तो क्या होता, मान लो 70 लाख की सेल होती है जीएसटी 1 में और 26 ईयर्स में आता यहाँ पे टीडीएस कटे हुए पे 82 लाख रुपए, तब मुझे एक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता कि भाई साहब आपने सेल तो करी 70 लाख रुपए की, लेकिन टीडीएस आपका ज़्यादा कट गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26 ईयर्स को बेस बनाएगा आपकी सेल के लिए। फिर हम बनाते हैं रिकन्सिलेशन कि किसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, किसके ऊपर नहीं कटा हुआ है, क्या वो एडवांस पे काट लिया है और मैंने एडवांस अपनी बुक्स में किस तरह अकाउंट फॉर करा हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना। अच्छा यहाँ 45 लाख था उसका, तो मैंने बोला यार आपने 82 लाख की सेल करी है और 45 लाख रुपए जीएसटी की परचेज में आ रहा है, तो क्या आपका प्रॉफिट 40 लाख के आसपास है? उसने बोला ऐसा नहीं है सर, ये बात सही है कि 45 लाख का उसने मटेरियल लिया है, सर्विस यूज़ करी है लोगों की फ्रीलांसर के लिए, लेकिन कुछ खर्चा कैश में भी हुआ है, कुछ रेंट पे भी हुआ है, जिसके ऊपर जीएसटी उसने इनपुट नहीं लिया है। तो मोटा मोटा 70 लाख के आसपास ही उसका खर्चा है जो उसने बताया बुक से जो पढ़ रहा था। तो क्या हुआ, मैंने 44 एडी के अंदर क्योंकि बिजनेस था एक्चुअल 44 एडी वाला था, 82 लाख डाला और उसके अंदर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया। एक्चुअल प्रॉफिट 6% 8% नहीं लिया मैंने, एक्चुअल प्रॉफिट जो बुक्स में आ रहा था। आखिरी वाला क्या है, परचेज, ये मैं बता ही चुका हूं। देखा आपने पूरा मैंने किस तरीके से रिकन्सिलेशन बनाया। आपको क्या लगता है टाइम नहीं लगता? टाइम लगता है, पर प्रोफेशनल की ड्यूटी है क्लाइंट को समझाना और इस तरह का रिकॉर्ड रखना कि इस तरीके से एक तो मेरा पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन बन गया, मेरा एक फोल्डर बन गया, मुझे क्या बेस बनाना है, क्या लेना है, सिस्टम क्या पूछेगा। अब इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी पूछ ले, एक एक चीज़ का जवाब है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, ट्रैक बना हुआ था। पढ़ा लिखा आदमी था, ये बिजनेस कर रहा था, तो इसने भी बना के रखा हुआ। और फर्स्ट टाइम जब आइटर आई तो उसको पता चला कि हाँ यार, मतलब मेरे पास पता चला कि हाँ भाई किस तरीके से आइटर भरनी है। उसने ये बताई मेरे को कि सर पिछली बार तो मेरे से कुछ मांगा ही नहीं गया, जो मैंने दिया उसके बेस पे मेरे पास आइटर एक्नॉलेजमेंट आ गई। मैं भी खुश था कि भैया आइटर भर गई है, काम हो गया मेरा। पर जब उसने मेरी वीडियो देखी उसको लगा कि हाँ यार ये कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदी बेची थी, इस बार ये मेरे पास आ गए थे। अच्छा एक चीज़ आ गई जिसमें रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, इसको इनकम में कहीं नहीं दिखाना आएगा। हाँ जब आप टीडीएस का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, टीडीएस कटा हुआ है तो वहाँ पे एग्जाम इनकम में आ जाएगा, सिलेक्ट नहीं करना। जैसे कैश विड्रॉल के ऊपर आता है ना, कई सारे हेड ऐसे हैं जहाँ पे टीडीएस तो कट जाता है लेकिन मेरी इनकम नहीं होती, तो वो अदर इनकम में, एग्जाम इनकम में चला जाता है और आईटी के अंदर डिस्क्लोज हो जाता है। वैसे ही वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि TIS 26CS बैंक स्टेटमेंट फॉर्म 16 डीमैट इन सब की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। आईटीआर भरते वक्त एक आईटीआर ही ऐसा हथियार है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि बताइए आपने आईटीआर किस बेस पे भरी है, और ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो जितना हो सके शेयर करें, आईटीआर का दौर चल रहा है। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।